हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसलेशन ब्यूरो। आपकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि एनवायरनमेंट के किसी टॉपिक के ऊपर ऐसे बताइए। तो आज इस वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर ऐसे लिखने को आता है तो वो आपको क्या लिखना है, उसमें क्या कंटेंट लिखना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उस स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो क्लाइमेट चेंज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन। अब उसका आप इंट्रो कैसे लिख सकते हैं? तो इंट्रो में मैंने आपको 3 तरीके बताए। या तो आप स्टोरी के थ्रू शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कोटेशन के थ्रू शुरू कर सकते हैं, या फिर आप डेटा या फैक्ट के थ्रू शुरू कर सकते हैं अपना इससे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या इंट्रो प्रिपेयर करा था मैं अपना बता देती हूँ। और आप लोग कॉपी पेन लेके एक बार ये ऐसे की वीडियो देखेंगे ना, तो क्योंकि मैं इसका कोई पीडीएफ तो प्रोवाइड कराती नहीं हूँ, तो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा कि आप नोट डाउन कर ले, ताकि आप भी वो पॉइंट्स अपने एसे में इंक्लूड कर सकें। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपको ऐसे लिखने को आता है तो आपको इंट्रो में मैंने जो लिखा था, मैंने एक तरीके से थोड़ी सी स्टोरी लाइन क्रिएट करने की कोशिश करी थी। उसके बाद मैंने कोई रिपोर्ट या डेटा डाला था। तो मैंने लिखा था, इमेजिन अ वर्ल्ड where summers are no longer just warmer but unbearable, where wildfires rage uncontrollably and cities sink under rising seas. This is not a dystopian fantasy, it's our reality. तो मैंने इस तरीके से थोड़ी सी स्टोरी लाइन क्रिएट करी थी कि हम इमेजिन करें एक ऐसा वर्ल्ड हो जहाँ सिर्फ जो समर्स होती है हमारी गर्मी। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि अर्थ इतनी गर्म हो गई है कि वो अनबियरेबल हो जाए, एक ऐसा वर्ड हो जाए। और इतनी ज़्यादा हमें आग लगने की, जंगलों में आग लग गई बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो वाइल्ड फायर्स इतना अनकंट्रोल, मतलब कंट्रोल ही ना हो वाइल्ड फायर्स। तो इस तरीके से कि ये सब जो पहले हम सोचते थे स्टोरीज में होता होगा, ये आज की क्या है, आज रियलिटी है। तो मैंने ये एक प्रारूप दे दिया क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा, डेटा मैंने देने की कोशिश करी इसके बाद में। एज पर द 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी। आईपीसीसी क्या है? ये पैनल है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट का मैंने डेटा दिया है। उनका क्या डेटा है? द ग्लोबल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ has already risen by approx 1.1 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा जो अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो ऑलरेडी बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 1.1 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स बढ़ गया है। कब से? सिंस प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, जब फैक्ट्रीज नहीं सेटअप हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, तो तब से इतना बढ़ चुका है हमारा ऑलरेडी अर्थ का टेम्परेचर। inching closer to the critical threshold of 1.5 डिग्री सेल्सियस सेट बाय द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 2015 में साइन हुआ था। तो पेरिस एग्रीमेंट में हमारा क्रिटिकल थ्रेशोल्ड रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों का ऑलरेडी 1.1 डिग्री बढ़ चुका है। तो हम बहुत ज़्यादा क्लोज जा रहे हैं 1.5 डिग्री के, और वो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ा तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। तो दिस इज वेरी कंसर्निंग। उसके बाद मैंने लिखा, इफ इमिशंस आर नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड द वर्ल्ड कुड एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग बाय 2040। 2040 तक इसको हम एक्सीड कर जाएंगे, लीडिंग टू सीवियर क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स, जिसकी कि बहुत ज़्यादा हमारा जो जलवायु है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसके प्रभाव पड़ेंगे। तो ये मैंने डेटा दे दिया यहाँ पर। उसके बाद में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई भी, अगर जहाँ वाइल्ड फायर्स का, जैसे यूएस में बहुत ज़्यादा फायर लगी थी, वहाँ के जो पॉश इलाके थे वहाँ पे भी फायर्स लगी थी, तो उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे आर्कटिक का मैंने एग्जाम्पल दिया, द आर्कटिक वंस अ फ्रोजन वाइल्डरनेस इज नाउ लूजिंग आइस। वहाँ पे पहले पूरा जमा रहता था आर्कटिक में, लेकिन अब क्या हो रहा है, वहाँ की भी आइस क्या है, धीरे धीरे पिघल रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो लूज कर रहा है वहाँ पे वो आइस एट द रेट ऑफ 13% पर डिकेड। हर 10 साल में 13% वहाँ की आइस खत्म हो जाती है। वाइल द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं जैसे कि साइक्लोन, सुनामी, फ्लड्स हैव डिस्प्लेस्ड मिलियंस, तो इनकी वजह से भी इन्होंने काफी ज्यादा लोगों को क्या बना दिया, शरणार्थी बना दिया है, कि वो अपने देश से उन्हें क्या कर रहा है, पलायन करना पड़ रहा है। उसके बाद में साइंटिस्ट वार्न डेट, साइंटिस्ट ने हमें वार्न किया है, चेतावनी दी है, वी कुड फेस अ 2 मीटर सी लेवल राइज बाय 2100।
हमें 2100 तक हमें 2 मीटर सी लेवल का भी जो राइज है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी फेस करना पड़ सकता है हमें। जिससे क्या होगा, जो कोस्टल सिटीज हैं जैसे कि मुंबई हुआ, कोची हुआ, इस तरीके की कोस्टल सिटीज को डूबने का खतरा बढ़ जाता है अगर ऐसा हुआ तो। मियामी हुआ, मुंबई हुआ, इस तरीके के। हाउएवर, हालांकि many international and national initiatives are being taken to control दिस menace। ये जो हो रहा है हमारा, तो इसके लिए बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। उसके बाद में हमें कनेक्टिंग लाइन ऐड करनी है कि इस एस्से में हम क्या क्या बताने वाले हैं। दिस एस्से डेल्व्स इनटू द कॉजेस पे बात करेंगे, इम्पैक्ट्स पे बात करेंगे एंड द ग्लोबल एफर्ट्स टू काउंटर द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये हमारी कनेक्टिंग लाइंस हो गई। तो ये पूरा इंट्रो हो गया कनेक्टिंग लाइंस के साथ में। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद में हमें देखना बॉडी में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं। बॉडी में कॉजेज की हमने बात करी, तो कॉजेज क्या हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के। तो क्लाइमेट चेंज के 2 टाइप के कॉजेज हो सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज में एक तो हमारे नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नेचुरल कॉजेज में क्या आएंगे, हमारे वॉल्केनिक इरप्शन आ जाएगा। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन से क्या हो रहा है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे क्या हो रहा है, हमारा क्लाइमेट इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो एशेज है, धुआं है और बहुत सारी हार्मफुल जो गैसेज है वो निकलती हैं, एटमॉस्फेयर में जाती है, जो कि सनलाइट जो है उसको ब्लॉक करती हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, एक टेम्परेरी उस चीज को, मतलब हमें सनलाइट प्रॉपर मिल नहीं पाती है। ठीक है, तो ये वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। उसके बाद टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है, वो भी एक हमारा किस में आता है, नेचुरल कॉजेज में आता है क्लाइमेट चेंज के। उससे क्या हो रहा है, जो अपलिफ्ट हो रहे हैं हिमालयाज मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, उन्होंने क्या करा, मतलब धीरे धीरे जो हिमालयाज की जो अपलिफ्टमेंट हो रही थी वो नहीं हो रही है। उससे क्या हुआ है, हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है मॉनसून सिस्टम का, उसको भी उसने कॉन्ट्रीब्यूट करा है कि धीरे धीरे जो मॉनसूनल पैटर्न हमारा फिक्स होता था, वो कभी जल्दी बारिश हो जाती है, कभी लेट हो रही है, कभी नवंबर दिसंबर में भी बारिश पड़ रही है, तो मतलब कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं रहेगा, पूरे मॉनसूनल सिस्टम को ही डिसरप्ट हो गया है वो चीज। तो ये हमारा हो गया वॉल्केनिक इरप्शन, टेक्टोनिक शिफ्ट। उसके बाद में चेंजेस इन सोलर रेडिएशन, oceanic current is also natural causes of climate change, changes in earth's orbit। उसके बाद में नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, सुनामी। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, नेचुरल कॉजेज हैं किसके, क्लाइमेट चेंज के। उसके बाद में एंथ्रोपोजेनिक या फिर मैनमेड कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के। मैड में क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज, तो हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो क्या है, डिफॉरेस्टेशन, कि हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, हम लोग एफॉरेस्टेशन की जगह डिफॉरेस्टेशन ज्यादा कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, मीथेन, O2, NO2 ये सब निकलती हैं उसमें से। उसके बाद में फॉसिल फ्यूल एक बहुत बड़ा कॉज है। फॉसिल फ्यूल में हमारे कोल, ऑयल, गैस, ये क्या है, लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं किसको, क्लाइमेट चेंज को, जिससे अकाउंटिंग फॉर ओवर 75% ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, उसके बाद में जैसे एसी हम लोग यूज करते हैं तो डिमांड बढ़ रही है एसी की, अप्लायंसेस ऐसे यूज करते हैं जिससे कि CO2 इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा यूज है, तभी हम लोग आजकल क्या कोशिश कर रहे हैं कि ईवी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वहां शिफ्ट हों। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज है, मैनमेड कॉजेज हैं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये हमने कॉजेज को 2 कैटेगरी में बांट दिया, नेचुरल कॉजेज एंड मैनमेड कॉजेज में। ठीक है, उसके बाद में हम या तो इसमें कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि सेक्टर्स हैं, जैसे कि सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्लास्टिक्स, ये क्या करते हैं, रिलाई करते हैं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर फॉर एनर्जी, वाइल एग्रीकल्चर लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। मीथेन, जो लाइफ स्टॉक, हम जो जानवर पालते हैं उनसे यहाँ निकलती है, बहुत ज्यादा मीथेन निकलती है। एंड फर्टिलाइजर्स जो यूज करते हैं उनसे भी ग्रीन हाउस गैस निकलती है। तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो वेल्दीएस्ट 1% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन में, जो वेल्दीएस्ट 1% है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इमिटिंग मोर देन ग्रीन हाउस गैसेज देन द पुअरेस्ट 50%। जो 1% वेल्दीएस्ट है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है देन द 50% जो नीचे है, पुअर लोग है, इसके ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में।
तो ये दर्शाता है कि कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं, इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट आपकी हेडिंग सी आ जाएगी। उसके बाद में इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं। एक रिपोर्ट है जैसे कि अ न्यू क्लाइमेट फॉर पीस टेकिंग एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड फ्रेजिलिटी रिस्क। ये एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, ठीक है। ये किसकी रिपोर्ट है? जो कि कमीशन करी है, जो G7 कंट्रीज है उन्होंने ये एक रिपोर्ट रिलीज करी है। तो उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने आइडेंटिफाई करी रिस्क जो कि क्या करते हैं, पोज करते हैं थ्रेट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो उन्होंने बताया कि लोकल जो रिसोर्सेज है उनमें कंपटीशन रहता है, और जो हमारा वॉलेटाइल फूड प्राइस जो है वो डिसरप्ट करता है फूड प्रोडक्शन को। ये तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, इधर उधर की चीज़ें घुमाने। तो डायरेक्ट हम इम्पैक्ट में नेचुरल इम्पैक्ट्स पे आते हैं। नेचुरल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? इम्पैक्ट्स को भी आप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल इम्पैक्ट क्या होंगे? क्या प्रभाव पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का हमारे ऊपर? ग्लोबल वार्मिंग होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी हमारी, जिससे कि क्या होगा, रिजल्टेड इन मोर फ्रीक्वेंट हीट वेव्स, राइज इन हीट रिलेटेड इलनेस, मतलब वाइल्ड फायर्स बढ़ेंगी। टेम्परेचर जब अर्थ का बढ़ता है तो खुद ही पत्तों में आग लगने लगती है, तो पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो ये सारे के सारे कंडीशंस होंगे। आर्कटिक टेम्परेचर हैव वार्न एटलीस्ट ट्वाइस एज फास्ट एज द ग्लोबल एवरेज। तो ये बहुत जल्दी। उसके बाद में क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग टेम्परेचर एक हमारा इम्पैक्ट हो गया। उसके बाद में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे हमारे। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मतलब स्टॉर्म्स आएंगे बहुत ज़्यादा, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, एक्सट्रीम फ्लडिंग होगी, ये सारे फ्लैश फ्लड्स आएंगे, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ये जैसे उत्तराखंड में हमने देखा था पहाड़ फट जाना, ये सारी की सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और ज़्यादा होंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। उसके बाद में जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है उसमें चेंज होगा। जैसे जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं अब। जो पेरिनियल रिवर्स हैं वो अपना रास्ता चेंज करेंगे। पेरिनियल रिवर्स कौन सी होती है? जो हमेशा पूरे साल दर साल बहती रहती हैं, पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं उनको। तो वो अपना कोर्स चेंज कर रही हैं कि वो भी सूखे जा रही हैं, तो उनका भी ड्रॉट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट डाल सकते हैं। वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, एन इंक्रीज इन 2% इन द वर्ल्ड्स एवरेज टेम्परेचर इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स विल ओनली मेक इंडियाज मॉनसून मोर अनप्रिडिक्टेबल। कि अगर इंक्रीज हुआ 2 डिग्री वर्ल्ड के टेम्परेचर, मतलब पूरे वर्ल्ड के एवरेज टेम्परेचर में नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स में, तो उससे क्या हो जाएगा, जो इंडिया को जो मॉनसून है वो और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कब मॉनसून सीजन आ रहा है, कब खत्म हो रहा है, कोई भी ना है हम फसलों का प्रिडिक्ट। क्योंकि हमारे में क्या है, एग्रीकल्चर मेनली अभी भी मॉनसून डिपेंडेंट ही है। तो बहुत ज़्यादा हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है अभी भी। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा कि हमारी पूरी इकोनॉमिक सप्लाई ही डिसरप्ट हो सकती है। ठीक है। तो चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स हो गया इम्पैक्ट में। ओशन एसिडिफिकेशन इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एक्सेस CO2 हो जाएगी, एक्सेस CO2 एब्जॉर्व करेगा ओशियंस, जिससे कि क्या होगा, डिक्रीज होगा पीएच लेवल्स। और जो हमारी मेरीन लाइफ है, कोरल्स है, उनको बहुत ज़्यादा वो लोग मर जाएंगे। तो हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है उनके पास में बहुत ज़्यादा, उनके पास में कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि उनकी जो सर्वाइवल है वो ही उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि वो फिशेज, तो वहाँ से पूरा एसिडिफिकेशन हो जाएगा ओशियन में, तो फिर वो कहाँ से सर्वाइव करेंगे। तो पूरा वही है। उसके बाद में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, लॉस होगा बायोडाइवर्सिटी का। एक्सट्रीम वेदर इवेंट से उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा, वो लोग कहाँ जाएंगे, पूरा जैसे बारिश आई या ये सब चीज़ें हुई तो उनका क्या हो जाएगा, हैबिटेट लॉस हो जाएगा। उसके बाद में सोशल इम्पैक्ट हम बात कर सकते हैं कि सोशल इम्पैक्ट क्या होगा क्लाइमेट चेंज का। सोशल इम्पैक्ट में हमारी फूड सिक्योरिटी में हंगर और मॉल न्यूट्रिशन बढ़ेगा। ठीक है। फिशरीज और एग्रीकल्चर सेक्टर इफेक्ट होंगे हमारे। हेल्थ रिस्क में अगर हम बात करें तो हेल्थ रिस्क में क्या होगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, और डिसीज फैलेंगी अलग अलग एरियाज में। जैसे कोविड-19 फैला, ऐसी बहुत सारी पानी की डिसीज है, गंदा पानी मिलेगा, बहुत सारी हमारी जो डिसीज फैलने का खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेंटल हेल्थ भी हमारी इफेक्ट होगी। उसके बाद में वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट है कि वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि चाइल्ड स्टंटिंग इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाई 35% बाई 2050 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड बैंक ने बोला है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चाइल्ड स्टंटिंग है वो क्या हो गई, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो इंक्रीज हो जाएगी बाई 35% बाई 2050, 2050 तक 35% बढ़ जाएगी चाइल्ड स्टंटिंग। तो हेल्थ रिस्क भी बहुत ज़्यादा हमारे कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी,
डिसीज होने के। उसके बाद में और क्या है हमारे सोशल इम्पैक्ट में, पॉवर्टी एंड डिस्प्लेसमेंट होगा। बहुत जिस जिस जगह स्पेशली जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे तो वहाँ की जनता कहाँ जाएगी, वहाँ तो रह नहीं सकती, तो वो क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ से, और वो अलग अलग देशों में जाएंगे, वहाँ शरणार्थी बन के रहेंगे और वहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा और भी कंट्रीज़ को हैंडल करना, वो कि कैसे इस माइग्रेशन को हैंडल करें। ठीक है। उसके बाद में नेचुरल डिजास्टर्स होंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा लोगों की लाइवलीहुड चली जाएंगे, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं। ठीक है। डैमेज होगा एग्रीकल्चर को, क्योंकि जो सैलिनिटी है, जो हमारी सॉइल है उसमें भी सैलिनिटी बढ़ जाएगी हमारी। पेस्ट अटैक, वाटर अवेलेबिलिटी जो वो डिक्रीज हो जाएगी हमारी। और चेंज होगा जो लैंड को हम यूज करने का पैटर्न है, लैंड यूज पैटर्न में चेंज होगा। मतलब फॉरेस्ट कवर क्लियर हो रहे हैं तो उसमें चेंज होगा। एरिड और सेमी एरिड लैंड है वो बढ़ जाएगी हमारी। तो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक की ही स्टडी है, सोशल इम्पैक्ट में आप लिख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्टडी हैज फाउंड दैट द क्लाइमेट चेंज हैज रिड्यूस्ड राइस यील्ड इन इंडिया बाय 6%। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंडिया में राइस की यील्ड है, राइस जो हम पैदा करते हैं उसकी जो पैदावार है वो 6% तक कम हो गई है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है क्लाइमेट चेंज का। तो ये आप सोशल इम्पैक्ट में, तो नेचुरल इम्पैक्ट एंड सोशल इम्पैक्ट को कैटेगरीज में हम डिवाइड करके उसके अंदर 7-8 7-8 8-8 पॉइंट हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने सारे आपको पॉइंटर्स बता दिए हैं। ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं क्या क्या एफर्ट्स, मतलब ग्लोबली एफर्ट्स हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए, या फिर नेशनल लेवल पर क्या क्या एफर्ट्स हो रहे हैं। तो अगर हम नेशनल लेवल पर एफर्ट्स की बात करें तो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है ऑन क्लाइमेट चेंज, वो आप लिख सकते हैं। उसमें 8 हमारे नेशनल मिशंस हैं, ग्रीन इंडिया के ऊपर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर, तो 8 मिशन है अलग अलग एनवायरनमेंट के ही टॉपिक्स के ऊपर। उसके बाद में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम लोग डाल सकते हैं, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। तो ये नेशनल इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं अभी हम। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड ये आप डाल सकते हैं। उसके बाद में यूएनईपी है, एडेप्टेशन फंड है हमारा, ये तो इंटरनेशनल हो गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड है हमारा। ठीक है। पंचामृत गोल्स आपको याद रखना, पंचामृत गोल्स पीएम मोदी ने दिए थे कब, COP26 में दिए थे। COP26 से मुझे याद आया अभी कौन सी COP चल रही है, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस होती है ना हमारी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होती है, तो उसको कॉप के नाम से जाता था, COP29-30। तो अभी जो हुई थी पिछली बार वो हुई थी COP29 जो कि बाकू में हुई थी। अभी जो होने वाली है नवंबर 2025 में, तो वो आपको अपनी किसी भी एनवायरनमेंट के ऐसे में वो आपको लिखनी है COP30 के बारे में, जो कि होने वाली है बेलम ब्राजील में। ये एक पोर्ट टाउन है बेलम ब्राजील में, तो वहाँ होने वाली है ये COP30 नवंबर 2025 में। तो ये क्लाइमेट एनवायरनमेंट के किसी भी टॉपिक में आपको मेंशन करना है। और ये मार्क करेगी 10 इयर्स हो गए हमारे पेरिस एग्रीमेंट को, जो कि 2025 मतलब 2015 में साइन हुआ था, तो 10 साल हो चुके हैं पेरिस एग्रीमेंट को। तो उसके ऊपर भी यहाँ पर बात होगी। ये फोकस करेगी जो COP30 है वो किसके ऊपर फोकस करेगी, क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर, इमिशंस रिडक्शंस के ऊपर, एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ये हमारी फोकस करेगी COP30। ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं और क्या चीज़ें हमारी, और COP29 में मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें थी। ब्लॉकचेन आया था कार्बन क्रेडिट्स के लिए। उसके बाद में फ्लोटिंग सोलर फार्म्स की बात हुई थी, COP29 जो बाकू में हुई थी उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, कि नीड फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में बात हुई थी। ठीक है। और पीएम मोदी जो है और यूएन के चीफ है, पीएम मोदी और यूएन के चीफ ने लॉन्च करा था लाइफ मिशन। ये लाइफ मिशन आपको जरूर एनवायरनमेंट के टॉपिक में डालना है। लाइफ मिशन क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये ग्लोबल प्लान है, ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन है दैट एम्स टू सेव अर्थ फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं उसको अर्थ को उससे सेव करने के लिए एक प्लान बनाया गया है, लाइफ मिशन लाइफस्टाइल। क्योंकि हमें लाइफस्टाइल चेंज करनी है, एक दिन चेंज करने से नहीं होगा, पूरा हमारा जो पैटर्न है, वे ऑफ लिविंग है, उसको हमें चेंज करना होगा। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से हमको सोचना होगा, अपने एक्शंस में उस चीज को लाना होगा। ठीक है। उसके बाद में पंचामृत गोल्स मैंने बताया मोदी जी ने दिए थे COP26 में। इसमें क्या था, 5 गोल्स थे, जैसे कि रीच करना है हमें नेट जीरो इमिशन बाय 2070, कार्बन इंटेंसिटी को करना बाई 45% बाई 2030। और भी गोल्स है तो वो आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको 5 गोल्स डालने, 1-2 डाल के एक्सेट्रा लिख सकते हैं। उसके बाद में A2R डाल सकते हैं। A2R क्या है हमारे, इनिशिएटिव्स, एब्जॉर्ब, एंटिसिपेट, रीशेप।
ये A2R डाल सकते हैं कि एब्जॉर्व, एंटिसिपेट और रीशेप, ये इनिशिएटिव्स टू टैकल क्लाइमेट चेंज में आप डाल सकते हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं और क्या क्या इनिशिएटिव्स थे इंटरनेशनल लेवल पे, मेनली ग्लोबल एफर्ट्स क्या क्या करे जा रहे हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम डाल सकते हैं कि वो अडॉप्ट हुआ था 1997 में और इफेक्ट में कब आया था, 2005 में आया था, जो कि फॉलो करता है प्रिंसिपल को ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि सारे जो कंट्रीज हैं वो जिम्मेदारी लेंगे, सभी की जिम्मेदारी है क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब है, जो ज्यादा कर रहा है, जैसे कि चाइना और US है, वो बहुत ज्यादा इमिशन करते हैं, उनका बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे रेदर देन इंडिया, क्योंकि इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी उसने उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन करा ही नहीं है, इतना इमिशन करा ही नहीं है, तो वो कैसे वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। तो इसलिए ये क्या, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सॉल्यूशंस की तरफ, ठीक है, कि इसमें असाइन करा गया ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डेवलप्ड नेशंस की, क्योंकि उनका हिस्टोरिकल इमिशन ज्यादा रहा है। उसके बाद में पेरिस एग्रीमेंट आता है, जो कि COP21 पेरिस में साइन हुआ था। ये कब साइन हुआ था, 2015 के अंदर, ठीक है, जिसमें कंट्रीज ने कमिट करा था कि हमको जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लिमिट करना है, 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रखना है उसको, और एम था हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बाई 2100। विद डेवलप नेशंस एक्सपेक्टेड, जो डेवलप नेशंस है उनसे एक्सपेक्ट किया गया था कि वो सपोर्ट करें डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली, ठीक है। उसके बाद में आप SDG 13 का भी डाल सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 का क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, तो वो डाल सकते हैं कि वो हेल्प करेगा टैकल करने में क्लाइमेट चेंज को और उसके इफेक्ट्स को, ठीक है। उसके बाद में लाइफ इनिशिएटिव मैंने आपको बता दिया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इंडिया ने एम्बिशियस टारगेट सेट करा है अचीव करने की, नेट जीरो कार्बन एमिशन हमको कब तक अचीव करना है, बाई 2070 तक, ठीक है। इसने प्लेज ली थी कहाँ पे, COP26 में, इन ग्लासगो इन 2021। उसके बाद में हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2018 में आया था, तो वो आपको डाल देना है। पंचामृत आपको डाल देना है कि हमको अचीव करनी है 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030 एंड रिड्यूस करना टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाई 1 बिलियन टन बाई 2030। INDC का आप डाल सकते हैं कि INDC में क्या है, इंडिया ने कमिट करा है कि रिड्यूस करेगा वो ग्रीन हाउस गैस इंटेंसिटी को बाई 30 to 35% बिलो 2030 तक रिड्यूस करेगा। उसके बाद में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान का डाल सकते हैं कि उसमें हम EVs जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनको बढ़ावा देंगे, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, वो चीज़ें आ जाएंगी। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रमोशन के लिए, प्रमोट करने के लिए हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नेशनल सोलर मिशन, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जैसे अभी चल रहा है, इथेनॉल को ब्लेंडिंग करेंगे हम ताकि पोल्यूशन कम हो हमारा, एफोरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट फाइनेंस, ग्लोबल क्लाइमेट फंड, तो ये सारी की सारी चीजें आप डाल सकते हैं। उसके बाद में PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये वाइटल है फॉर इंडियाज डीकार्बोनाइजेशन बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। जो भी ग्रीन टेक्नोलॉजी है, हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहने की बजाय यहाँ पे खुद ग्रीन टेक्नोलॉजी का इन्वेंट करें, हम खुद अपनी EVs डेवलप करें रेदर देन इम्पोर्टिंग। तो हम वो डाल सकते हैं इसमें कि PLI स्कीम्स के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज दे रही है कि ताकि हम इंपोर्ट ना करें, खुद ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें, जैसे कि सोलर पैनल्स हैं, ये सब चीजें। PM कुसुम स्कीम का आप डाल सकते हैं। PM कुसुम स्कीम में क्या है, ऑफर करते हैं सब्सिडीज फॉर फार्मर्स टू इंस्टॉल सोलर इरिगेशन पंप्स को इंस्टॉल करने के लिए PM कुसुम में सब्सिडीज देती है सरकार। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का आप डाल सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का डाल सकते हैं कि हम एनहेंस करें नेचुरल सिंक्स के थ्रू, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है वो एस्टेब्लिश करेगी अप टू 1000 नगर वंस अर्बन फॉरेस्ट। नगर वंश मतलब अर्बन फॉरेस्ट, 1000 अर्बन फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश करेगी नगर वन योजना के तहत।
ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आप डाल सकते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा कि वो एनकरेज करने के लिए, ताकि वो अडॉप्ट कर सके, जो फार्मर्स हैं वो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सके। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री और प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। फेम स्कीम का हम डाल सकते हैं। फेम स्कीम क्या है? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन्हीं को ही सपोर्ट करने के लिए, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को मेनली सपोर्ट करने के लिए। और हमने डायरेक्ट हमारा जो चलता आ रहा था BS4, उसके बाद में BS5 आना था, 6 आना था, लेकिन BS4 के बाद में हमने डायरेक्ट BS6 पे स्विच करा। ठीक है, ताकि हम जो व्हीकुलर पोल्यूशन है उसको कर्व कर सकें। तो डायरेक्ट हमने जो BS6 के नॉर्म्स थे उनको अडॉप्ट करा है हमने। उसके बाद में उजाला स्कीम का आप डाल सकते हैं। उजाला स्कीम्स में LED बल्ब्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ताकि लोग जो चूल्हा और ये सब जलाते हैं वो ना जलाए और पोल्यूशन कम से कम हो, तो उसका डाल सकते हैं। उज्ज्वला योजना का डाल सकते हैं हम कि LPG कनेक्शन, ताकि फॉसिल फ्यूल के ऊपर कम डिपेंड। तो उजाला और उज्ज्वला दोनों अलग अलग योजनाएं। जो उजाला योजना है वो LED बल्ब्स के लिए है, और जो उज्ज्वला योजना है वो हमारा LPG कनेक्शन देने के लिए है। ठीक है। उसके बाद में क्लीन एनर्जी सेस जो लगता है कोल के ऊपर, उसको इंडिया ने डबल कर दिया है। ठीक है। नेशनल एडेप्टेशन फंड का हम डाल सकते हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में हम डाल सकते हैं कि इंडिया और UK का कोलैबोरेशन है, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। ठीक है। दोनों ने कोलैबोरेट करा है कि हम जो सोलर एनर्जी है उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है। अमृत का डाल सकते हैं क्या, स्मार्ट सिटीज के लिए एक मिशन चलाया गया है। ठीक है। तो ये सारे के सारा मोटा मोटा आप डाल सकते हैं कि हम डाल सकते हैं कि इंडिया ने ग्लोबली फोर्थ नंबर पे रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलमेंट कैपेसिटी में 4th नंबर पे है इंडिया। तो ये भी हम डाल सकते हैं। तो ये सारा का सारा आप डेटा और फैक्ट क्लाइमेट चेंज के किसी भी टॉपिक में आप डाल सकते हैं। इंट्रो में आप अब उसको कंक्लूजन में क्या लिखना, कंक्लूजन को कैसे एंड करेंगे हम। ठीक है। तो कंक्लूजन में मैंने लिखा है, टू सम अप, द क्लॉक इज टिकिंग एंड द स्टेक्स हैव नेवर बीन हायर। क्लॉक जो क्या कर रही है, टिक 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 कर रही है। क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, हमको पता भी नहीं है उसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी दिवाली पे जैसे इतने ज्यादा पटाखे जलाए गए थे, लोगों को ये नहीं पता कि उनके बच्चों पे उन चीज का क्या असर। खुद बहुत अच्छे से जला रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत जला, पर इतना ज्यादा इतने हैवी पटाखे वो लोग जला रहे हैं और बच्चों से जलवा रहे हैं, जबकि यही नहीं पता कि इनके अंदर ही वो चीज जा रही है। तो यू हैव टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली। उसके बाद में हमको लिखना, टू सम अप, द क्लॉक इज टिकिंग एंड द स्टेक्स हैव नेवर बीन हायर। क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट थ्रेट। ये एक डिस्टेंट थ्रेट नहीं रह गया क्लाइमेट चेंज, इट्स अ प्रेजेंट रियलिटी रिशेपिंग अवर वर्ल्ड। A balanced approach by utilizing renewable energy, enhancing carbon sequestration, and embracing technological innovation is the key to address climate change. तो ये चीजें हमने बता दी कि इन चीजों से यही तरीका है एड्रेस करने का क्लाइमेट चेंज को। ठीक है। लेट्स honor SDG 13 ब्रैकेट में क्लाइमेट एक्शन एंड एंश्योर रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो लास्ट में आप SDG से किसी भी जो भी SDG के अवेलेबल है, पॉवर्टी, हंगर, ये सब में, हेल्थ में, तो क्लाइमेट चेंज का SDG 13 है। तो ये सब आप कंक्लूजन में डालिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप ये एग्जाम्पल में बीच में ये भी डाल सकते हैं, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट। ये ग्रेटा थनबर्ग का स्वीडिश एक्टिविस्ट हैं, ये एनवायरमेंटल एक्टिविटी, इन्होंने फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट चलाया था। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं देख लेती हूँ अगर कुछ मिस तो नहीं हुआ। हिंदी में एक बार मैं दूसरे पार्ट में बनाऊंगी क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि हिंदी में भी काफी कुछ है इसमें बताने के लिए। COP29 में जो थीम, जैसे COP29 तो हो गया, अभी COP30 होगा, आपको तो लेटेस्ट ही डालना। COP29 बाकू में हुई थी, उसका जो थीम था वो था इन्वेस्टमेंट इन लिवेबल प्लानेट फॉर ऑल। तो हर साल एक थीम होता है, तो अभी जब थीम आएगा तो वो भी आप मेंशन करना जरूर अपने एस्से में, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो ये मैं आपको हिंदी वाले पार्ट जब मैं अपलोड करूंगी नेक्स्ट, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।